the last topic of this chapter, transgenic animals, biopiracy, bioethics, biopatent, biowar. थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे with respect to the example. So we are coming to the transgenic animals. So transgenic animals is actually the animals which is being prepared by means of insertion of a foreign gene. So that process of insertion of foreign gene is called as what? Transgenesis, right? So insertion of a foreign gene of interest into an animal to express their character. To express their character is called as what? Transgenic animal. तो इस process को हम लोग क्या बोलते हैं ना? Transgenesis. And this statement is very very important कि 95% of transgenic animals are mice. So 95% of the transgenic animals are belongs to mice. ये statement questions में रहता है, ध्यान रखिए. And the way in which we made the transgenic animals. So the process of the method of formation of transgenic animal there are mainly three different type of method through which we insert the transgenic or the transgene. The method of formation of transgenic animals means we are discussing the method of transformation, method of transgenesis. Okay, so method of transgenesis. And three different type of methods for the transgenesis. Number one, by means of microinjection. तो ट्रांसजेनिक एनिमल है तो एनिमल बायोटेक है, तो एनिमल बायोटेक में हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. तो नंबर वन तो माइक्रो इंजेक्शन, मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इंजेक्शन इज द मेथड फॉर द सुइटेबल फॉर द एनिमल होस्ट. तो माइक्रो इंजेक्शन हो गया. नंबर टू इज रेट्रोवायरस, याद है ना, रेट्रोवायरल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर. Retroviral mediated gene transfer. Third, stem cell mediated gene transfer. रेट्रोवायरस को हम लोग यहाँ पे डिसआर्म करते हैं, याद होगा. डिसआर्मिंग द रेट्रोवायरस, एंड रेट्रोवायरस के थ्रू हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द ट्रांसजेनेसिस टू प्रिपेयर द ट्रांसजेनिक एनिमल. स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, बिकॉज स्टेम सेल क्या है ना, अनडिफरेंशिएटेड है, इमैच्योर्ड है, टोटिपोटेंट है, राइट.
तो स्टेम सेल के थ्रू अगर कोई जीन आप अगर किसी एनिमल में इंसर्ट करते हैं तो आराम से इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेम सेल तो टोटीपोटेंट है, तो टोटीपोटेंट किसी भी जगह पे आप इंसर्ट करेंगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा. So this is one of the most important modern method of formation of what ना ट्रांसजेनिक एनिमल. समझ में आया? अभी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का डिफरेंट टाइप्स डिस्कशन करेंगे. ट्रांसजेनिक एनिमल का डिफरेंट टाइप्स डिस्कशन करते हैं. जैसे कि डॉली, मॉली, पॉली, ट्रेसी, रोजी, एंडी, लैक्टेटिंग गुड. इतना चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा. डॉली, मॉली, पॉली, ट्रेसी, रोजी, एंडी एंड लैक्टेटिंग गुड. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डॉली के बारे में बोलते हैं. डॉली इज द फर्स्ट cloned sheep. It is not transgenic. Remember, it is only cloned. Molly and Polly क्या है? It is the first cloned plus transgenic. It is the first cloned and transgenic both. Question पूछता है. And Tracy, it is the first transgenic. ठीक है. So first transgenic तो ट्रेसी. तो डॉली, मॉली, पॉली, ट्रेसी ये शिप है. रोजी जो है वो काउ है. एंडी जो है वो मंकी है. एंड लैक्टेटिंग गुड आप जैसे जान सकते हैं दैट इज ए गुड. तो डॉली, मॉली, पॉली, ट्रेसी में ये डिफरेंस है कि डॉली जो है दैट इज फर्स्ट क्लोन सीड. मॉली, पॉली क्या है ना फर्स्ट क्लोन प्लस ट्रांसजेनिक. एंड हु इज द फादर ऑफ क्लोनिंग? इयन विलमॉट, फादर ऑफ क्लोनिंग. एंड एक्चुअली डॉली, मॉली, पॉली, ट्रेसी ये सब कहां बनाया गया था ना? रोजलिंग इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, 1990. याद रखना जरूरी है. 1990 में ये 1997 में ये डॉली, मॉली, पॉली ये कहां बनाया गया था? रोजलिंग इंस्टीट्यूट. रोजलिंग इंस्टीट्यूट, स्कॉटलैंड, 1997. कौन बनाए थे? यान विलमेट बनाए. ठीक है, याद रहेगा. नाउ नेक्स्ट ट्रेसी के बारे में देखते हैं. ट्रेसी में जो ट्रांसजेनिक जीन इंट्रोड्यूस किया गया था तो जीन का नाम क्या है ना? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रेसी में कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड दैट इज व्हाट ना? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, व्हिच इज a treatment for
So it is the treatment for emphysema. आप लोग पढ़े थे ना रेस्पिरेशन चैप्टर में कि emphysema is the disease which is being occurred due to excessive cigarette smoking. एंड उस emphysema का ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज किया जाता है. इट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन being produced from the tracy, the first transgenic ship. एंड बाद में ऐसे बहुत सारा टेक्निक्स है, बहुत सारा प्रोसेस है. नॉट ओनली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बाद में ऐसे बहुत सारा ट्रीटमेंट यूज किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट अदर डिजीज. Later it is used for cystic fibrosis, that is CF में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा. cystic fibrosis एंड phenylketonuria, PKU, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा पूरा. तो ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, पूरा लिखा हुआ चीज है कि ट्रेसी को हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा एज इट इज कंटेन्स द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन. एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन से क्या बनेगा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, and that is used for the treatment of emphysema. The similar attempt also being takes later on to treat for which disease? The cystic fibrosis and phenylketonuria. याद रहेगा. रोजी is a transgenic cow. इसके अंदर जो जीन इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम क्या है? नाम ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्बुमिन. Human alpha lactalbumin. This is the gene which is introduced into the rosy cow. इसके बारे में भी एक दो सेंटेंस आएगा, मैं बाद में लिखूंगा. एंडी is actually a transgenic monkey and इसके अंदर जो जीन इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम था that is GFP gene, green fluorescent protein. ये एक्चुअली GFP जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन है, ये एक्चुअली किसी जेलीफिश का जीन था. मतलब जेलीफिश से ये जीन निकाल के एंडी मंकी में इंट्रोड्यूस किया गया था. ये आप लोग जानते हैं कि जेलीफिश जेलाटिनस होते हैं, जेली लाइक अपीयरेंस होता है, कलर्ड होते हैं. तो एक जेलीफिश था, दैट इज, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी नहीं है. उसके बॉडी से ये ग्रीन फ्लोरोसेंट जीन को एक्सट्रैक्ट करके एंडी एक मंकी था उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड दिस इज द रोल मॉडल फॉर द कैंसर डिजीज के लिए. कैंसर डिजीज को स्टडी करने के लिए एंडी मंकी ट्रांसजेनिक बनाया गया था. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों, इसका रोल क्या है ना. डिजीज मॉडल के लिए, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, सेफ्टीनेस ऑफ द केमिकल टेस्टिंग्स, ऐसे बहुत सारे चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रांसजेनिक एनिमल. तो जैसे कि एंडी मंकी क्या था, दैट इज द मॉडल फॉर द कैंसर. एनडी, इसको आप अगर रिवर्स वे में जाएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, आईडीएनए. क्या है उसका फुल फॉर्म? इंसर्शनल डीएनए. इसका फुल फॉर्म है इंसर्शन डीएनए, आईडीएनए. रिवर्स वे में जाएंगे, इसको नाम ऐसे एनडी दिया गया था ताकि उसको बेटर वे में इसको नाम याद रखा जाए. एनडी, आईडीएनए. एंड लैक्टेटिंग गोट, लैक्टेटिंग गोट में जो जीन इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज स्पाइडर सिल्क जीन. बाद में पढ़ेंगे स्पाइडर सिल्क के बारे में, कि स्पाइडर सिल्क का क्या इंपोर्टेंस था. कंप्लीट है. So now we are coming to the benefits from transgenic animals. So मैं next page में जाऊं. So coming to the benefits of transgenic animals.
तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स में फर्स्ट आते हैं मेडिसिनल बेनिफिट। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेडिसिन के अंदर फर्स्ट आते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Normal physiology and development. So, transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of body. And its development. अगर किसी जीन को आपको स्टडी करना है एंड उस जीन का इम्पैक्ट क्या है, ये जीन कैसे फंक्शन करता है आपके बॉडी में, ये जीन किसी XYZ ऑर्गन को कैसे अफेक्ट करेगा, उसका फंक्शन को कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, अगर स्टडी करना है तो डायरेक्टली हम लोग तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसको टेस्ट नहीं कर सकते ना, स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो वी नीड गो अपना ट्रांसजेनिक एनिमल। उस एनिमल की बॉडी में पहले ह्यूमन जीन इंसर्ट करना पड़ेगा, देन दैट एनिमल बिकम ट्रांसजेनिक। तब हम ह्यूमन लाइक कैरेक्टर उस ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल एनिमल होगा तो क्या फायदा होगा, इसीलिए हम लोग को पहले ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना होगा ताकि ह्यूमन लाइक कैरेक्टर अपीयर हो, एंड ह्यूमन लाइक कैरेक्टर के साथ जीन के साथ उस जीन को हम स्टडी करें। सो एग्जांपल हम दे सकते हैं जो आपका पूरा एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ complex factors involved in growth, such as insulin-like growth factor. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से रहता है बच्चों, ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का इफेक्ट क्या है, इंसुलिन आपके बॉडी में किसको टारगेट करता है, इंसुलिन का क्या फंक्शन किस ऑर्गन में है, हम लोग क्लियरली पढ़ लेते हैं कि भाई ये इंसुलिन है, ये यहाँ से सीक्रेट होता है, ये उसका फंक्शन है। कोई तो स्टडी किया होगा, कहीं पे तो स्टडी किया होगा। सो दिस इज द मॉडल। नंबर 2, स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज, ट्रांसजेनिक मॉडल The transgenic model exists for many disease like your, अभी हम बात कर रहे थे एंडी जैसे हो गया, लाइक योर कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रेमोइटेड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया,
So there are so many different type of models being used to study this particular disease, right? तो इसके लिए हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए. And we are coming to the number 3, to produce biological product. अभी हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, नेक्स्ट हम दे सकते हैं व्हाट ना हिम्यूलिन. हिम्यूलिन हम लोग पढ़े हैं, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ठीक है. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दैट इज HGH हम लोग पढ़े थे. बोविन सोमैटोट्रोपिन याद होगा. ह्यूमन लैक्टोल्बुमिन, एंड ह्यूमन लैक्टोल्बुमिन किस एनिमल से बनता है? रोजी, द ट्रांसजेनिक काउ. याद है ना अभी? काउ. तो क्वेश्चन आता है, ये जो ह्यूमन लैक्टोल्बुमिन जो रोजी प्रोड्यूस करता है, उसका अमाउंट क्वेश्चन में पूछता है, एंड दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर. यही था ना क्वेश्चन, कि रोजी काउ कितना प्रोड्यूस करता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन, एंड दैट इज व्हाट 2.4 ग्राम पर लीटर. ध्यान रखना इस चीज को, यहां से क्वेश्चन रहता है. नंबर 4, वैक्सीन सेफ्टी. वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. हम लोग वैक्सीन लेके अपने आप को खुद से सेफ्टी कर लेते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज, लेकिन ये वैक्सीन कितना परसेंटेज इफेक्टिव है? 70% है कि 80% है कि 90 है कि 100 है? ये जो हम लोग बोलते हैं ये सेफ्टी टेस्टिंग, कि हाउ मच इट इज सेफ्टी, ये कैसे पता कर देते हैं? बाय मींस ऑफ दिस योर व्हाट नॉट ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर हम लोग वैक्सीन यूज नहीं करते हैं. ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जाता है फाइनल स्टेज में, लेकिन उससे पहले माइस, देन मंकी, देन चिंपैंजी, देन इट इज कम्स टू द ह्यूमन बीइंग. अगर सक्सेस ज्यादा हुआ तो जाके ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट टेस्ट द ह्यूमन टेस्टिंग डायरेक्टली, ठीक है. इसीलिए वैक्सीन एकदम सडनली कभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है. बहुत दिन लगता है, बहुत टाइम लगता है उसको पूरा अप्रूव करके, और फाइनल स्टेज में आने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा स्टेप में टेस्टिंग होता है. समझ में आया? तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. ट्रांसजेनिक माइस, transgenic mice are being used for testing before human. मैंने यहाँ पे खाली माइस लिखा, लेकिन माइस के बाद मंकी होता है, चिंपैंजी होते हैं, ये सब अलग अलग स्टेज में उसको टेस्ट किया जाता है बिफोर द ह्यूमन ट्रायल. जैसे कि एग्जांपल हम देंगे, तो ट्रांसजेनिक माइस used for the polio vaccine testing. में बड़ा प्रॉब्लम है. So transgenic mice used for the polio vaccine septiness testing.
We are coming to the list, that is chemical safety testing. Number 5. Chemical safety testing. It is also known as toxicity safety test. देखिए कौन सा केमिकल सेफ्टी है, कौन सा केमिकल टॉक्सिक है, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे ना, बाय मींस ऑफ टेस्टिंग इट ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल. अगर हम डायरेक्ट एनिमल में इसको टेस्ट करेंगे तो फायदा ज्यादा नहीं मिलेगा. फायदा तभी मिलेगा, हम लोग एक्चुअली रिजल्ट क्या होना चाहिए, विद इन लेस टाइम, दैट टू बी मोर इफेक्टिव. तो लेस टाइम में मोर इफेक्टिव करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट एनिमल के ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्लोली रिस्पॉन्ड करेगा वो, रहेगी नहीं. अगर ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर केमिकल टेस्टिंग करेंगे तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, रहेगी नहीं. तो दैट इज व्हाई वी मेड ट्रांसजेनिक एनिमल we made the transgenic animal to increase the sensitivity of animal to chemical. ठीक है. So made the transgenic animal to increase the sensitivity of animal to chemicals. तो उससे क्या होगा ना, result we will get in less time. ये एनसीईआरटी पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is all about the medicine. हम लोग इसको मेडिसिनल फील्ड में देखें कि कैसे होता है. Now we are coming to the agriculture. तो ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्रीकल्चर में क्या रोल है ना, we use the transgenic animal to increase किस चीज के लिए, ब्रीडिंग के लिए. ब्रीडिंग क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर के पर्पज में यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल. क्वालिटी एंड आल्सो फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट. अगर हम किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो हो सकता है कि वो डिजीज रेजिस्टेंट बन जाए, हो सकता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे, एंड उसका जो ब्रीड है, क्वालिटी है, वो भी बेटर हो. So that is why it is in the field of what the agriculture. Now we are coming to the in the field of what the industry. In the field of industry, what is the role of transgenic animals? Now 2001 में Nexia Biotechnology in Canada two scientists of Nexia Biotechnological company
of Canada introduce spider silk gene into lactating goat. ये जो नॉर्मल गोट नहीं था वो लैक्टेटिंग गोट मींस द गोट विच आर प्रोड्यूसिंग द मिल्क. लैक्टेटिंग गोट के बॉडी के अंदर ये स्पाइडर सिल्क जीन एक्सट्रैक्ट करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया. ये स्पेशल टाइप ऑफ जीन है जो किसी स्पाइडर के बॉडी से निकाला गया था एंड इसका जो सिल्क है वो बहुत ही टफ है एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी कॉस्टली सिल्क है. ये स्पाइडर से बनाया जाता है एंड उस स्पाइडर सिल्क जीन को हमने गोट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. तो गोट के बॉडी में ये जीन अपना जीन एक्सप्रेशन करेगा मींस दे विल प्रोड्यूस व्हाट ना सिल्क. अरे है कि नहीं? क्योंकि ये सिल्क जीन है तो सिल्क प्रोड्यूस करेगा. लेकिन वो जो सिल्क है वो किस में प्रेजेंट होगा ना मिल्क विथ सिल्क. एंड अभी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हम सिल्क एंड मिल्क को सेपरेट करके उस सिल्क से सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मिलिट्री यूनिफॉर्म, मेडिकल माइक्रोस्ट्रक्चर्स, टेनिस का जो हाई क्वालिटी जो टेनिस रैकेट होता है उसमें जो स्टिंग्स होते हैं उसको बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही टफ है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है एंड लाइट वेट भी है. इसीलिए इसका बहुत ही हाई कॉस्ट है ये. समझे कि नहीं? सो देखिए mini thread of spider silk in milk. मैं और डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, उसको आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेट कर सकते हैं. एंड दिस सिल्क इज यूज्ड फॉर मिलिट्री यूनिफॉर्म, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोस्ट्रक्चर, strings of tennis racket, etc. And why it is so? Because it is very tough, flexible, and lightweight. समझे? Now we are coming to the next, that is bioremediation. Complete है ये? Complete. Yes. Yes. So coming to the next topic, that is bioremediation. Bioremediation, it actually, that is the treatment of pollutant. It is the treatment of pollutants using, that is recombinant microbes. रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स को यूज करके अगर आप पोल्यूटेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उसको आप पोल्यूशन को क्लीन करते हैं, देन दैट पोल्यूटेंट क्लीनिंग और ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन.
तो यहाँ पे बायो रिमेडिएशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो इन सीटू हो सकता है या तो एक्स सीटू हो सकता है। इन सीटू एंड एक्स सीटू में डिफरेंस क्या है ना? इन सीटू मतलब एट द सेम साइट वेयर द पोल्यूटेंट्स आर रिलीजिंग, मतलब जहां पे पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है वहीं पे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, मतलब एट सेम साइट की डिफरेंट साइट, सेम साइट वेयर द पोल्यूटेंट्स आर रिलीजिंग और दैट इज प्रोड्यूसिंग। बट अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे पोल्यूटेंट को सम अदर साइट, किसी दूसरे जगह के उसको लेके हम इसको पोल्यूटेंट को ट्रीट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना एक्स सीटू। तो इन सीटू मतलब एट द सेम साइट और सेम प्लेस, एंड एक्स सीटू मीन सम अदर साइट और सम अदर प्लेस। यहाँ पे एग्जांपल हम देंगे इन सीटू का, एंड दैट इज व्हाट ना सुपरबग, a recombinant bacteria, सुपरबग a recombinant bacteria जिसका नाम है स्यूडोमोनास पुटिडा। इंपॉर्टेंट है, स्यूडोमोनास पुटिडा, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, recombinant bacteria commonly called as superbug, used to clean oil spill। ऑयल स्पिल तो आप लोग जानते हैं, when the container carrying the oils to be transported through the sea route to different country, तो ऑयल टैंकर लीकेज होने की वजह से ऑयल जो है वो स्प्रेड हो जाता है ओशन में, सी में, तो उसको क्लीन करने के लिए ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, तो ये इंसिटू हुआ कि एक्सिटू हुआ? The pollutant where they are releasing that will be same place where the treatment will be occur. So ये था bioremediation. It is actually discovered by an Indian, A.N. Chakraborty. We are coming to the ethical issue. एथिकल इशू, तो एथिकल इशू में हम लोग फर्स्ट आते हैं बायो एथिक्स। We are first coming to bioethics. What is the meaning of ethics? Ethics किसको बोलते हैं ना? Ethics include a set of standards. Ethics include a set of standards to regulate a community so ethics are actually the set of standards to regulate the community to know which is legal and which is not. हर किसी का एक एथिक्स होता है, मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं उस एथिक्स के अगेंस्ट में ना जाए, है कि नहीं? क्योंकि एथिक्स जब वायलेट करता है तो किसी ना किसी के लिए कुछ खराब होता है, बुरा होता है। सो एथिक्स मतलब क्या हो गया? एथिक्स मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, एक स्टैंडर्ड्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग को अपना कम्युनिटी को चलाना है, जिसके थ्रू हम अपना जो है वो जो एक्टिविटी को चलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो बाय मींस ऑफ दिस एथिक्स वी कैम टू नो व्हिच इज लीगल वे एंड व्हिच इज इलीगल वे। So if that ethics is related to, if it is related to biology, then it is called as what?
बायोएथिक्स। अगर ये एथिक्स बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, then it is called as what ना बायोएथिक्स। एंड इस चीज को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ किया है, and that is called as what ना GEAC, full form very genetically engineered और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। So genetic engineering approval committee, which is established by Indian government of organization undertaking which actually control and decide all the bioethical issue। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको पब्लिकली यूज करना है, किसी चीज के ऊपर रिसर्च करना है which is related to biology, we need to get the authorization from what ना GEAC। तो GEAC हर चीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बायोएथिकल इश्यू को लेके वो सॉल्व करता है, हर चीज को कंट्रोल करता है which is related to biological world ethical issue। So next we are coming to bio patent। पहले लिखते हैं पैटेंट। पैटेंट मतलब क्या है? पैटेंट मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है कि नहीं? So it is exclusive right। So it is exclusive right granted by a state or national government, granted by national government or state government to a person और कोई कंपनी को भी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि ये पूरा कंटिन्यूअसली चलेगा, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एंड ये पैटेंट अगर रिलेटेड टू बायोलॉजी है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना बायो पेटेंट। If it is related to biology, then it is called as biopatent। एंड एक्चुअली पैटेंट इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल बायोटेक प्रोडक्ट बना सके। सपोज टू बी किसी के पास रिसर्च ओरिएंटेड कोई क्या है नॉलेज है, किसी के पास कोई फॉर्मूला है, किसी के पास कोई टेक्निक है, तो वो GEAC से ये पैटेंट को फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो उसको ग्रांट किया जाता है। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो अपना जो जेनेटिकली रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है उसको वो रिसर्च के साथ उसको वो प्रोडक्ट बनाता है। एंड देन ओनली दिस पैटेंट विल बी एज पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना ज्यादा सक्सेस हुए हैं उसके ऊपर ये पैटेंट फिर से क्या ना एक्सटेंड होता है, जैसे वारंटी एक्सटेंशन होता है, जस्ट लाइक पैटेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? Now we are coming to what is the meaning of biopiracy।
What is the meaning of biopiracy? Biopiracy क्या है? Now, it is actually violating the patent right. Violating the patent right without proper authorization and proper compensation. So violating the patent right without proper authorization and proper compensation, then it is called as what? Na biopiracy. तो बायोपायरेसी का कुछ इशू हम लोग डिस्कशन करेंगे, बायो पैटेंट का कुछ इशू हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स लिखना जरूरी है, प्लीज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्वेश्चंस पक्का मिलेगा। देयर आर एन एस्टिमेटेड मतलब ये कोई 100% श्योर नहीं है, एस्टिमेट किया जाता है। इधर एन एस्टिमेटेड 2 लाख varieties of rice in India. How many varieties और estimated variety कितना है? ये देखिए estimated variety लिखा है 2 lakhs. So we can say तो राइस का जो डाइवर्सिटी है वो हाईएस्ट इन इंडिया है, तो रिचेस्ट डाइवर्सिटी। So richest diversity of rice found where? India. सेकेंड पॉइंट क्या है ना, इसमें से सबसे बेस्ट राइस कौन सा है ना, बासमती राइस। तो बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर and how many documented variety? 27 documented। वहां पे पहले क्या था, estimated variety, ये क्या है documented। yes, मतलब हमारे पास इसका पैटेंट है, 27 वैरायटी का पैटेंट है। 27 documented variety of basmati grown in India। अगर इससे ज्यादा कोई वैरायटी कोई एक्चुअली कल्टीवेटेड किया तो ये पैटेंट इशू हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस, ना दैट इज 27। लेकिन टोटल एस्टिमेटेड वैरायटी राइस कितना है इंडिया में, 2 lakhs। ये है क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रोवर्सीज में of biopatent in India,
इंडिया में जितने भी बायो पैटेंट को लेके कंट्रोवर्सी हुआ है उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 हो गया बासमती राइस, सेकंड है नीम, थर्ड है टर्मरिक। मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले जिस्ट समझा देता हूँ, आप उसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा एंड ये क्वेश्चंस पूछता है इसीलिए 100% याद रखिएगा। बासमती राइस का 1997 में राइस टेक एक कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी। 1997 में राइस टेक कंपनी गॉट पैटेंट ऑफ बासमती। ठीक है, इसको लेके इंडिया एंड यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा बायो पेटेंट कंट्रोवर्सी कंटिन्यू किया एंड जब ये विथ प्रूफ हो गया कि बासमती इट इज नॉट द ओरिजिन ऑफ सम अदर कंट्री बट इट इज द ओरिजिन ऑफ इंडिया एलोन, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंटेड वैरायटी। समझ में आए? तो ये बहुत ही फेमस बायो पेटेंट केस है जो इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये क्रिएट हुआ था 1997। अभी हम बता रहे थे इयान बिलमॉट डॉली, मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, ईयर को लेके आप लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाइए, चैप्टर वाइज निकालिए कौन सा ईयर कब है एंड इस कौन सा ईयर में क्या क्या हुआ था, ये पूछता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए राइस टेक 1997 में अमेरिकन कंपनी, बासमती राइस को लेके यूएस ट्रेड ऑफिस में इसको हो गया था। टर्मरिक को लेके हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता नहीं है। 1995 में, समझिए बात, यहाँ पे और लिखूंगा नहीं मैं, टर्मरिक को लेके बात करें 1995 में मिसिसिपी ऑफ यूनिवर्सिटी एक पैटेंट उसको मिला था कि टर्मरिक का क्या है ना, दैट इज यूज ऑफ द टर्मरिक इन द फील्ड ऑफ व्हाट ना, वुंड हीलिंग। नॉर्मली हम लोग आयुर्वेदिक साइंस में जानते हैं कि टर्मरिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फील्ड ऑफ व्हाट ना, दैट इज वुंड हीलिंग। घाव वगैरह हो जाता है, एंटीसेप्टिक हम लोग पता है, इसीलिए हम लोग हल्दी को यूज करते हैं इन द डिफरेंट ऑइंटमेंट। तो आयुर्वेदिक साइंस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे एंशिएंट ट्रीटमेंट, वर्ल्ड में सबसे एंशिएंट ट्रीटमेंट कौन है ना, आयुर्वेदा। एंड वो किसका ओरिजिन है, इंडिया का। तो इंडियन आयुर्वेदी में इसका पूरा हिस्ट्री है। वी आर यूजिंग द टर्मरिक एज ए व्हाट ना, एंटीसेप्टिक इन द वुंड हीलिंग। एंड मिसिसिपी यूनिवर्सिटी उसको 95 में उसको पैटेंट दे दिया। इसको लेके भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था एंड वी हैव द पेटेंट नाउ विद द टर्मरिक। सेम केस विद द नीम। नीम हम लोग ब्रश सुबह सुबह जो पेस्ट यूज करते हैं उसमें भी नीम है, जो साबुन यूज करते हैं उसमें भी नीम है, जो फिनाइल यूज करते हैं उसमें भी नीम है, और हम लोग पत्ते भी नीम का खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि नीम में ऐसे कोई मेडिसिनल वैल्यू है एंड दैट इज व्हाट द मेडिसिनल वैल्यू इन द नीम ना, एंटी फंगल, उसका जो प्रॉपर्टी फंगिसिडल एंटी फंगल है वो, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं एंड इसको यूएसए पैटेंट राइट जो था, कंपनी एक था यूरोपियन पैटेंट राइट उसको प्रोवाइड कर दिया था एंड दैट इज व्हाई ये भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था पैटेंट राइट को लेके। यूरोपियन कंट्री जिसको प्रोवाइड किए थे एक कंपनी था, जो भी है सारे के सारे पैटेंट राइट अभी इंडिया के पास है। These are famous cases regarding the controversies issues with India, right? Complete है. Now we are coming to एक एग्जांपल लेते हैं बायोपायरेसी का, और एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एंड दैट इज व्हाट
ना ब्रेजिन. Brezin. Brezin is actually, it is a sweet protein. Approximately 2000 times sweeter than sugar. अरे भाई ये प्रोटीन है, तो ब्रेजिन क्या होगा? नॉन कैलोरिक होगा. ये नॉन टॉक्सिक भी है. नॉन कैलोरिक है, नॉन टॉक्सिक है. सो इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? ना डायबिटीज. डायबिटिक पेशेंट के लिए मीठा खाना ड्रीम से कम नहीं है. A dream crew comes to reality when they got some sweet, right? इसलिए चुप चुप के वो मीठा खा लेते हैं. किसी शादी में त्योहार वगैरह में जाते हैं तो उनका नजर सिर्फ लड्डू में होता है. ऑब्वियसली उनको मीठा खाना मना है. दिमाग बोलता है कि खा लो, खा लो, देखा जाएगा बाद में. तो ये किसी वरदान से कम नहीं था. एंड ब्रेजिन क्योंकि ये प्रोटीन था दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक प्लांट था जिसका नाम था अफ्रीकन बेरी प्लांट. किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुआ था? अफ्रीकन बेरी प्लांट, पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्रेजिन. ये उसका साइंटिफिक नेम है, अफ्रीकन बेरी प्लांट. तो कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन हुआ? अफ्रीका. बाकी नहीं. अब सोचिए यूएसए ने क्या किया. दूर है ना, ऐसा नहीं बोलते. टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है. नेचर क्या बोलता है? नेचर बोलता है जिसके पास ग्रेट पावर है उसके पास ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए. विथ ए ग्रेट पावर द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स. यूएस इज a greatest power in the world has zero responsibility. So इसका जो पैटेंट मिला था USA got the patent right for this. How? They made a synthetic, याद रखिए, synthetic brezin gene and introduced into that is what ना किस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? That is into the maize plant. Now the kernels of this maize with present protein. समझे कि नहीं? So they made to
इंट्रोड्यूस द सिंथेटिक ब्रेजिन जीन इनटू द मेज प्लांट, एंड उस मेज प्लांट का जब उसका कर्नल्स आया तो कर्नल्स पे क्या प्रेजेंट था? कर्नल्स मतलब समझ रहे कि नहीं? उसका जो सीड है, उसका जो बनता है, हम लोग जो खाते हैं, उसमें ये ब्रेजिन प्रोटीन प्रेजेंट है। एंड ब्रेजिन को वो सिंथेटिकली वो बाय मींस ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। और आप सोचिए ये कितना कमाया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Without proper authorization, without proper compensation to the country of origin Africa. So it is one of the most famous type of biopiracy. याद रहेगा? ये बायोपायरेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लास्ट भी खाली मैं बोलता हूं, सुनिएगा। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। लास्ट लिखना नहीं है, खाली सुनना है। बायो वॉर। बायो वॉर मतलब वॉर तो हम लोग जानते हैं कि वॉर इज ए that is the destructive process to huge scale destruction of the different life, है कि नहीं? अभी जैसे कि रसिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहा है। ऑलमोस्ट वी आर इन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी आज का ही न्यूज है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा मिड ऑफ द 23 में, एंड दैट इज बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट ना चाइना एंड ताइवान के बीच में ही स्टार्ट हो। मतलब एक फोरकास्ट ऐसे हुआ है। कितना दूर सच है पता नहीं, जो भी है। वॉर का अल्टीमेट एम क्या है ना? हेवी डिस्ट्रक्शन। अब उसके लिए हम लोग वेपन्स यूज करते हैं। ट्रेडिशनल वेपन पहले राजा महाराजा के टाइम में था, अब हम लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, तो हम लोग का वेपन भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। एंड जितना हम लोग बजट एजुकेशन में खर्चा नहीं करते हैं किसी कंट्री का, डिफेंस में उससे ज्यादा बजट है। ऑब्वियसली वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, राइट? तो एक एक वेपन्स का रेट मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर में होता है, आप लोगों को पता है। मतलब हाई कॉस्ट, and that will completely impact on the economy of the country. तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरे कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस वॉर को कन्वर्ट कर दिए इनटू बायो वॉर, बाय मींस ऑफ नॉट यूजिंग द नॉर्मल वेपन्स, नॉर्मल केमिकल वेपन्स, बाय मींस ऑफ बायो वेपन। वेपन मतलब कोई हथियार, एंड वॉर का मतलब डिस्ट्रक्शन। अगर हम यहाँ पे जो वेपन्स यूज करेंगे वही कोई नॉर्मल वेपन नहीं होगा, it is a biological weapon, मतलब some kind of virus, some kind of bacteria, some kind of disease causing pathogens which cannot be detectable easily, which cannot be eliminated easily, which cannot be curable easily, and mass destruction भी होगा, heavy life loss भी होगा, then that war will be called as what ना bio war है। अभी तो चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कोविड bio war, and this is also being started in the Vietnam war by means of using the smallpox infected blanket। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग को अननोइंगली जो दिखता नहीं है वो नॉर्मली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि वी आर एवरी डे वी आर बीइंग treated with or we are encountering with the different type of new type of pathogens, है कि नहीं? तो बायोवार हर टाइम चलता है, हम लोग को पता नहीं होता है। समझ में आ गया? सो बायोवार का खासियत क्या है? बायो वेपन का खासियत क्या है? ना लो कॉस्ट होगा, cannot be easily detectable, and high rate of casualties or death, and इसको एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप स्प्रेड कर सकते हैं, and that will be a very serious implication on the economy of a country, right? वॉर का तो मतलब वही होता है, उसको घुटने पे लाना, सरेंडर करवाना। हो गया चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट।